बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 41। चलें स्टार्ट करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि अगर हमने डाटा के अंदर कोई मैनिपुलेशन करनी है तो ये लैंग्वेज भी इस चीज़ों को सपोर्ट करती है। पहले हमने देखा था कि किस तरह इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कि टेबल डिलीट कर सकते हैं, टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेबल अपडेट कर सकते हैं, टेबल डिलीट कर सकते हैं, और टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करना है या कॉलम डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, ख़ास रो के अंदर डाटा अवेलेबल है, यानी कि टेबल के अंदर जो डाटा अवेलेबल है हम उसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये बात आएगी अब टेबल के अंदर मौजूद डाटा को मॉडिफाई करने के लिए। द पार्ट ऑफ एसक्यूएल दैट इज़ यूज टू मैनिपुलेट डाटा इन टेबल एज नोन एज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डाटा को मॉडिफाई करने के लिए इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, यानी कि इंसर्ट इनटू ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू रोज इन द टेबल, यानी कि टेबल के अंदर अगर 100 रो अवेलेबल हैं तो उनके अंदर हमने कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट इनटू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये है कि इंसर्ट इनटू ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये पहले लिखना पड़ेगा कि इससे ये पता चलेगा कि हमने डाटा को मॉडिफाई करना है, ना कि टेबल को। उस टेबल का नाम जिसके अंदर हमने इंसर्ट करना है, फिर वैल्यू देनी है। वैल्यू देने से पहले वैल्यूज़ का कीवर्ड लिखना है, जिसका मतलब ये होगा कि इसके आगे हम अब वैल्यू देने लगे हैं। वैल्यू 1, वैल्यू 2, यानी कि जो जो वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो, ऐड कर दो क्या चीज़, ये वैल्यू। वैल्यू कौन सी? 50, एजुकेशन और लाहौर, यानी कि उसके अंदर 3 कॉलम थे और तीनों के अंदर ये डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा और ये उसकी एजुकेशन आ जाएगी और उसकी ये लोकेशन आ जाएगी। डिपार्टमेंट का टेबल होगा, उसके अंदर ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी। तो अगर फ़र्ज़ करें पहले 4 डिपार्टमेंट तो अब वो 5वां डिपार्टमेंट भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर दो डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम है, यानी कि अब दूसरा तरीकाकार उसने बताया कि इस तरह भी हम इंसर्ट कर सकते हैं कि पहले हम कॉलम्स के नेम बता दें कि किन कॉलम्स के अंदर आपने वैल्यू एंटर करवानी है। पहले हमने डायरेक्ट वैल्यू एंटर करवाई थी तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, जो पहली वैल्यू आई है वो पहले कॉलम में, जो दूसरी वैल्यू आई है दूसरे कॉलम में, जो तीसरी वैल्यू आई है वो तीसरे कॉलम में एंटर कर देगा। लेकिन जो इधर वैल्यू बताई गई हैं, ये पहले हमें कॉलम के नेम बताए जाएंगे कि इन इन कॉलम के अंदर आपने वैल्यू एंटर करनी है। फिर जितने कॉलम्स के नेम बताए जाएंगे उतनी वैल्यू भी पास की जाएंगी। कैसे? वैल्यूज़ के रिजर्व्ड कीवर्ड के अंदर, यानी कि वैल्यूज़ एक फंक्शन है, उसके आगे 2 ब्रैकेट होंगी और उसके अंदर हमने अपने पैरामीटर पास करने हैं। कितने पैरामीटर पास करने हैं? जितने हमने इधर शो करवाए होंगे कॉलम्स के नेम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर 2 कॉलम है तो 2 वैल्यू ही हमने इधर पास करनी है, ताकि पहली वैल्यू पहले को मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू जाकर दूसरे को मिल जाएंगी। तो इस तरह हम कोई भी डाटा किसी भी टेबल के अंदर एंटर कर सकते हैं। जो दूसरी टाइप्स है वो है अपडेट स्टेटमेंट, यानी कि अगर ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है उसको अगर हमने अपडेट करना है, किसी स्टूडेंट ने अगर अपना एड्रेस अपडेट करवाना है या ईमेल एड्रेस अपना अपडेट करवाना है तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। द अपडेट ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। स्टेटमेंट्स इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डाटा इन द टेबल, यानी कि ऑलरेडी अगर डाटा एग्जिस्ट है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए अपडेट की स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। अपडेट टेबल नेम, यानी कि अपडेट का नाम लिखेंगे और टेबल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद सेट करेंगे, ये वैल्यू सेट कर दो, कॉलम की जगह न्यू वैल्यू, वेयर पुरानी वैल्यू। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। अपडेट 1 कॉलम इन रो, तो किस तरह हम करते हैं? अपडेट कर दो, यानी कि ये अपडेट रिजर्व्ड कीवर्ड है। एम्प्लॉय टेबल को न्यू वैल्यू सेट कर दो, सेट का मतलब है कि न्यू वैल्यू सेट कर दो डिपार्टमेंट इक्वल टू 70, यानी कि न्यू वैल्यू अब 70 लिख दो डिपार्टमेंट नंबर के अंदर। लेकिन किस जगह? वहाँ तो कितने डिपार्टमेंट होंगे, 10 नंबर डिपार्टमेंट, 20 नंबर डिपार्टमेंट या किस और भी। फिर यहाँ क्या होगा, एक कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को देखते हुए हमने अपना डाटा अपडेट करना है, क्योंकि एक टेबल के अंदर लाखों, हज़ारों, 100 डाटा हो सकता है। लेकिन हमने किसी मखसूस डाटा को अपडेट करना है। हो सकता है डुप्लीकेट भी डाटा अवेलेबल हो, लेकिन जो मखसूस डाटा हमने अपडेट करना है उसकी कंडीशन हमें साथ दी जाएगी कि अपडेट कर दो एम्प्लॉय टेबल को, न्यू वैल्यू सेट कर दो डिपार्टमेंट इक्वल टू 70। कंडीशन क्या है जिसके ऊपर वो अपडेट करेगा? जहाँ जहाँ ई नेम, यानी कि एम्प्लॉय नेम स्मिथ है वहाँ डिपार्टमेंट नंबर 70 कर दो।
तो वेयर का मतलब होगा कि ये वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए अपना डाटा हमने अपडेट करना है। फिर इसी तरह एक कॉलम की जगह हम मुस्लिम सेवरल कॉलम्स भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट कर दो, यानी कि न्यू वैल्यू दे दो जॉब इज इक्वल टू सेलमैन और ई नेम इज इक्वल टू क्लर्क। ये न्यू वैल्यू दे दो क्लर्क की और सेलमैन की। वेयर कहाँ, जहाँ ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ, यानी कि जहाँ ई नेम स्मिथ है वहाँ तुमने क्या करना है, जॉब उसकी सेलमैन कर दो और एम्प्लॉय नेम उसका क्लर्क कर दो। यानी कि एक रिकॉर्ड के ऊपर हम दो टेबल भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह डिलीट की स्टेटमेंट है, द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रो इन द टेबल। यानी कि अगर हमने कोई डाटा डिलीट करना है किसी एक रिकॉर्ड को, तो उसके लिए हम डिलीट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये उसका स्ट्रक्चर है। वेयर शर्त ये है कॉलम नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू, यानी कि इस कॉलम के अंदर जहाँ ये सम वैल्यू अवेलेबल है उसको डिलीट कर दो। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। डिलीट कर दो फ्रॉम ईएमपी के अंदर वेयर जहाँ एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू स्मिथ। तो ये क्या करेगा, जितने भी स्मिथ के नाम के रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे एम्प्लॉय नेम के अंदर उन सब को डिलीट कर देगा। अगर हमने तमाम की तमाम रो डिलीट करवानी हो तो उसके लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम या डिलीट और स्टार का निशान, यानी कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल नेम। तो इस तरह क्या होगा, तमाम रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल ये है डिलीट फ्रॉम ईएमपी। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो तमाम का तमाम रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये वाली क्यूरी हम बहुत सोच समझ के एंटर करते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा डाटा रिकॉर्ड चला गया तो बहुत मुश्किल है कि उसको रिट्रीव किया जा सके। जब हमारे पास डाटाबेस के अंदर मुख्तलिफ डाटा अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो डाटा जिस फॉर्म में अवेलेबल है हम उसी फॉर्म में ही देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मरदशुमारी कराई है तो उसके अंदर बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, जिस डाटाबेस के अंदर भी उन्होंने सारा डाटा स्टोर किया है। तो कोई एक महकमा या कोई डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन का या एजुकेशन का या नादरा का कोई एक डिपार्टमेंट अपने रिलेटेड कोई एक मखसूस डाटा देखना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो तमाम का तमाम डाटा देखे। तो इसके लिए अगर हमें मखसूस डाटा देखना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं व्यूज़। व्यूज़ इज़ ए विजुअल टेबल, यानी कि व्यूज़ एक तरह की टेक्निक है जिसके अंदर हम एक मखसूस डाटा जो कि आर्जी तौर पर हमारे सामने आता है फिर हम उसकी रिपोर्ट बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल डाटा पीछे ही मौजूद होता है। तो व्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपने रिलेटेड कोई भी डाटा थोड़ा सा या बहुत सा डाटा रिट्रीव करके हम उसका व्यू कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक बेस टेबल है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है। तो अगर वो कोई कहता है कि मुझे ये तमाम रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और नेम चाहिए, तो ये आरजी टेबल जो क्रिएट हुआ है उसको हम कहते हैं ये एक व्यू है। तो ये तो छोटी सी एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें अगर हज़ारों टेबल मौजूद हैं, उनके अंदर हज़ारों कॉलम्स अवेलेबल हैं, तो हमने कोई मखसूस डाटा देखना है तो उसके लिए हम व्यू की टेक्निक इसी तरह ही इस्तेमाल करते हैं। आगे टाइप्स ऑफ व्यू की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसके अंदर सिंपल व्यू है। सिंपल व्यू में क्या होता है, सिंपल व्यू इज़ बेस्ड ऑन वन टेबल। अगर हमने एक टेबल के अंदर ही कुछ रिकॉर्ड देखना हो, कुछ फील्ड्स देखनी हो, तो उसके लिए हम सिंपल व्यू इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स पहले देख लेते हैं हम। क्रिएट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा और आगे व्यू का कीवर्ड लिखा रहेगा। व्यू का नाम क्या होगा, ये व्यू का नाम होगा न्यू व्यू का, यानी कि न्यू टेबल का जो कि आर्जी तौर पर क्रिएट होगा उसका नाम। यानी कि क्रिएट कर दो व्यू और व्यू का नाम जो कि आर्जी तौर पर भी क्रिएट होगा। एज कहाँ से, सिलेक्ट कर दो, यानी कि ये फिर एक नई गेम शुरू हो जाएगी। यहाँ का जो भी रिज़ल्ट आउटपुट होकर जाएगा वो इसको मिलेगा और ये फिर इसको दे देगा। इस तरह इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो जब एज़ के बाद देखेगा तो इसका मतलब है आगे फिर एक न्यू क्यूरी चलेगी। सिलेक्ट करो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, हायर डेट, डिपार्टमेंट आईडी। कहाँ से, फ्रॉम ईएमपी टेबल से। तो इसका जो भी डाटा इकट्ठा होकर जाएगा वो एज़ मिलेगा और एज़ इधर से इधर पहुँचा देगा। तो जब हम माई ईएमपी को कॉल करेंगे तो वो इनका मखसूस जो डाटा आया है वो शो करवा देगा। बकाया का बकाया जो डाटा ईएमपी का है वो हमें शो नहीं करवाएगा। फिर उसके बाद है कम्प्लेक्स व्यू। कम्प्लेक्स व्यू इज़ बेस्ड ऑन वन या मोर टेबल। अगर हम मुख्तलिफ टेबल से कुछ डाटा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कम्प्लेक्स व्यू इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं कि सेम वही है, क्रिएट करो व्यू और व्यू का नाम। एज़ तो ये चीज़ नहीं है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सेलेक्ट करो डिपार्टमेंट नंबर को एवरेज सैलरी के लिहाज से और एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल से, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो इस तरह हम
मुख्तलिफ टेबल से अपना डाटा हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हमारे पास कोई व्यू क्रिएट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर मखसूस डाटा आ जाता है, तो फिर इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स ये है कि सिलेक्ट करो तमाम का तमाम रिकॉर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट सेल, यानी कि वैसे ही है जैसे हम आम टेबल से डाटा रिट्रीव करते हैं कि सिलेक्ट करो तमाम फ्रॉम ये टेबल का नेम। ये भी व्यू भी एक टेबल होता है जो कि आर्जी तौर पर होता है, डेटाबेस के अंदर वो सेव नहीं होता, बल्कि जो ऑलरेडी सेव है उनको मिला के हम कोई आर्जी टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक व्यू है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।